ये तो सर लवकर या अमित सर समोर इकडे सर सेंटर अमित सर इकडे बघा अमित सर या साइड या सर इकडे समोर एक सेंटर साइलेंस हाँ ढेर सारी शुभकामनाएं और शो को लेकर ढेर सारी चर्चाएं लोग खूब बातें कर रहे हैं तो एक जो कुछ लोग थे जो एंटरटेनमेंट से जुड़े नहीं हैं एक मिनट जरा उनको रिक्वेस्ट करेंगे 2 मिनट रुक जाइए नॉट बैड ट्राइंग आप सबने देखा अच्छा किसने नहीं देखा नहीं देख पाया आप भी नहीं देखा तो 10 बजे आज रात को 10 बजे हाँ बंद हो गया चलिए हाँ आमिर लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है आपसे बिकॉज ऐसे शो पहले भी आपके लाइव है और भी शो है जो साउथ में थे लोगों ने ये कहा जब मेरी बात हुई कि सिर्फ सरकार को लेकर लिखने से कुछ नहीं होगा आमिर से उम्मीद ज्यादा है कि वो आमिर कुछ और करे इसका जवाब क्या होगा देखिए हमारे साथ समाज के साथ जितने मुद्दे जुड़े हुए हैं उस मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी चीज हम कर सकते हैं जो हम अपने आप को बदलें और ये हर हिंदुस्तानी को तय करना है कि वो अपने आप को बदलना चाहता है नहीं बदलना चाहता है या कितना बदलना चाहता है या उसको लगता है कि नहीं सब ठीक चल रहा है अगर हम सबको लगता है कि जो चल रहा है वो ठीक है तो ठीक है तो ये जो हमने 2 साल अपने इसमें दिए हैं वो इसलिए क्योंकि हमको लगा कि हमें इसके बारे में मुझे लगा कि टीवी बहुत ही ताकतवर माध्यम है और इस माध्यम का अगर मैं अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश करूं पहले तो खुद चीज़ें सीखूं खुद मैं समझूं कि क्या अगर मैं किसी भी मुद्दे को उठाऊं तो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और जब चीज़ें मेरे सामने आएंगी तो मुझ में बदलाव आएगा मैं कुछ सीखूंगा तो मेरे लिए ये एक पर्सनल जर्नी है और ये हर कोई इस मैं तो चाहूँगा कि हर कोई इस सफ़र में मेरे साथ मेरा हमसफ़र बने लेकिन ये हर एक इंसान के ऊपर है कि उसको ये कितना दिल पे लेना है सर आपको किस तरह का रिएक्शन मिला मतलब वो जो शो आता है उससे कितने इंस्पायर बहुत लोग कह रहे हैं लोगों से बात हुई तो उससे बहुत काफी मिलता जुलता है एक्चुअली मैंने वो शो देखा नहीं है हाँ तो मुझे पता नहीं उसके बारे में मुझे ये बताइए ये शो जिसमें कि मैं रिचा का शो हाँ रिचा का शो मैं जब गया था उस एपिसोड को मैंने देखा था उस पर लेकिन वो तो बड़ा पर्सनल था मतलब मेरे चाइल्डहुड के बारे में था हाँ तो, लेकिन मैंने उसके बाकी एपिसोड्स नहीं देखे हैं लेकिन मैंने सुना है कि रिचा जी भी बड़ा अच्छा शो करती हैं और अच्छी बात है मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर शो करें उसमें अच्छी बात है मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अकेले ऐसा करूँ ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें और मैंने सुना है कि उनका खास अच्छा शो है अभी तक तो मुझे बहुत हाँ मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं मेरे सारे दोस्त और इंडस्ट्री के लोगों के मैसेजेस आए हैं मुझे जिन्होंने शो देखा है और मैं ट्विटर पे रिएक्शंस देख रहा हूँ हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई क्योंकि इतनी ट्रैफिक आ गई उस पर कि उस पर मतलब अब दोबारा उसको आई थिंक अब दोबारा अब वो चल रही है लेकिन इससे मुझे जो एक समझ में आता है कि लोगों को जो हम ट्विटर पे पढ़ते हैं या फेसबुक पे पढ़ रहा हूँ मैं जो मुझे लोग फ़ोन करके बात कर रहे हैं या मुझे मैसेजेस दे रहे हैं जो अम्मी का मैसेज आया आज वो पूना में है मेरे बहन के यहाँ तो उनका मैसेज आया कि बड़ा अच्छा लगा उन्होंने उनका मैसेज है मेरा फ़ोन कहाँ गया है उनका मैसेज है दिल पे लग गई वाकई दिल पे लग गई और बात भी बनी है
आई वॉज वेटिंग फॉर अम्मीज रिस्पॉन्स। तो अम्मी का बहुत अच्छा, अम्मी को जाहिर है उनको अच्छा लगा बहुत शो। और मुझे लगता है कि जो बहुत इतना, एक्चुअली मैं कह नहीं पा रहा हूँ ठीक से क्योंकि हम लोग 2 साल से हम ये सफर पे चले हैं और इतने जज्बातों से हम गुजरे हैं, मेरी पूरी टीम और मैं, हम सब इतने जज्बातों से गुजरे हैं। और हम सब एक साथ बैठ के आज शो देख रहे थे, तो जिस तरह रिएक्शंस आ रहे थे हम लोग, मतलब मेरे तो आंखों में आंसू थे और बहुत ही अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं सभी लोगों के। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इस शो का इतना गहरा असर हो रहा है, लोगों के दिलों को छू रहा है ये शो। बड़ी खुशी है मुझे। सलमान का कोई मैसेज आया आप तक? सलमान ने कोई मैसेज किया, उन्होंने कुछ बधाई वगैरह? एक्चुअली मेरे फ़ोन पे इतने मैसेजेस आ गए हैं, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, तो शायद उनका आया होगा। मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा उन्होंने शो देखा नहीं देखा। एक मिनट, क्या क्या दोबारा पूछिए। हाँ हाँ, मैं भी आपकी तरह हो गया अभी, पत्रकार हो गया। नहीं, but I don't see myself totally as that because certainly एक मुद्दे को समझने की कोशिश है और करंट न्यूज़ नहीं है कि आज ये हुआ कल ये हुआ। मैं उस मुद्दे की जड़ तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ और ना सिर्फ पर्सनल एंगल, जैसे हम आज हमारे शो पे कई, आपने देखा होगा कई लोग आए हमारे शो पे और अपनी दिल की बातें उन्होंने सामने रखी और उससे हमें एक पर्सनल एंगल मिलता है किसी भी मुद्दे का कि एक औरत पर क्या बीतती है। फिर हमें सोशल एंगल भी मिलता है जब हम उन लोगों से बात करते हैं जो इस क्षेत्र में कई सालों से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। हम कभी लीगल एंगल भी देखते हैं, हम ये भी खोजने की कोशिश करते हैं कि कौन लोग इस राह पर इनको कामयाबी मिली है, कैसे वो लोग ने अपनी ज़िंदगी सुधारी है, उससे हमें कुछ सीख मिले। रिसर्च में क्या आया, आंकड़े क्या हैं, तो अलग अलग स्टेटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें एक होलिस्टिक पिक्चर को रखने की कोशिश हमने की है हर एक मुद्दे को लेकर। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये तो हर एक इंसान पर है। जैसे मैंने शो के आखिर में कहा कि हर एक मुद्दे को, जैसे ये मुद्दा अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम अगर हटाना चाहते हैं तो कन्या भ्रूण हत्या जो मुद्दा है वो आप बेडरूम में वो उसकी प्लानिंग करते हैं कि हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि यार बेटी है, बच्ची है, हमको नहीं रखना है और हम गिराना चाहेंगे। ये जो एक कानून को तोड़ रहे हैं हम और एक मॉरली भी हम गलत चीज़ कर रहे हैं। तो ये जो हम चीज़ गलत कर रहे हैं कि कन्या है, लड़की है तो हमें नहीं चाहिए, ये हम बेडरूम में इसकी प्लानिंग करते हैं। अब हर घर में, हर बेडरूम में हम पुलिस वाला थोड़ी रख सकते हैं। तो सरकार इसमें अपना अलग काम करते रहेगी। और महाराष्ट्र में आपको बताऊं कई डॉक्टर्स अरेस्ट हुए हैं पिछले महीनों में, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत इसमें सख्त कदम उठाए हैं और देश भर में हर राज्य में अब एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है इसको लेकर, क्योंकि इसका समाज पे जो बाकी इफेक्ट हो रहा है वो बहुत डेंजरस हो रहा है और बढ़ते जाएगा। औरतों पे जो, महिलाओं पे जो जुल्म बढ़ रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है, एक खास वजह ये है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली हर चीज हम सरकार के दरवाजे पे जाके नहीं रख सकते, या हर चीज आप मुझको नहीं कह सकते यार आप सेलिब्रिटी है आप उसको सॉल्व करो। सॉल्व मैं थोड़ी करूंगा, मैं तो आपके सामने रख रहा हूं। सॉल्व हमको, आपको, हम सबको करना है अपने जगह पे रह के। हर एक हिंदुस्तानी को ये सोचना है कि मैं नहीं करूंगा। तो एक मिनट, तो ये सोल्यूशन तभी निकलेगा जब हर एक इंसान बोलेगा कि हाँ ठीक है आज से मैं ये नहीं करूंगा। तो वरना कोई एक इंसान सबको थोड़ी ठीक कर सकता है। तो ये तो हम सबको अकेले अकेले सोचना है कि भैया मुझे ऐसी चीज करनी है, नहीं करनी है, तभी इसका मतलब सुधार होगा, तभी इसका सोल्यूशन आएगा। हर एक हिंदुस्तानी से इसका सोल्यूशन आएगा, ना सरकार से, ना मुझसे, ना किसी एक अकेले आदमी से। हर एक हिंदुस्तानी के साथ से, इसकी मदद से ही ये इस चीज में बदलाव आएगा। और
एक चीज़ मैं और कहूँगा, अभी बहुत सारे कैमराज हैं यहाँ पे, कि जो मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं, हर एक तो ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ मेडिकल काउंसिल जो है, हर राज्य की, हर स्टेट की मेडिकल काउंसिल, एक होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन हर राज्य में भी अपनी मेडिकल काउंसिल्स होती हैं। और मेडिकल काउंसिल का काम होता है, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, उनका काम है कि वो डॉक्टरों पे निगरानी रखे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनका लाइसेंस जब्त करे अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो ये निगरानी रखने का काम उनका है। तो मैं सभी से कहूँगा कि आप अपनी अपने राज्य में, स्टेट में, आपने पूछा मुझसे कि आप क्या कर सकते हैं, तो मैं सबसे ये सलाह दूंगा कि आप, जैसे मैं महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल से ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि हमारे राज्य में कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऐसे पकड़े गए करते हुए, और उनका लाइसेंस जब्त किया कि नहीं किया आपने। जो मेरे आंकड़े हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक का भी जब्त नहीं हुआ है। तो अब हमें ये सवाल पूछना है हमारे राज्य की मेडिकल काउंसिल से। जितने लोग ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपने अपने राज्यों में मेडिकल काउंसिल से पूछे, मेडिकल काउंसिल ऑफ तमिलनाडु, मेडिकल काउंसिल ऑफ केरला, मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह, कि भाई आप मुझे बताइए। और हम चाहते हैं उनको ये मैसेज मिले, अगर देश की जनता ये चाहती है कि ये ना हो तो उसे भी आगे बढ़ना होगा, हम सबको इसमें आगे बढ़ना होगा। हमें एक सवाल ये भी है कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उस चीज पे, 140 डॉक्टर के खिलाफ वो पूरा हुआ मामला, 7 साल हो गए लेकिन अभी तक केस चल रहा है। और जिन रिपोर्टर्स ने करा उन्हें आज भी जिले जिले में जो सत्र न्यायालय में जाना है और वहाँ पे हाजिरी नहीं तो उन्हें अरेस्ट वारंट आता है। लेकिन ये जो आप देखते हैं कि सिस्टम भी इसके खिलाफ उदासीन है, मतलब कुछ कॉन्क्रीट नहीं करना चाह रहा है। जैसे कि एक दो जगह वो बात भी आई थी जब जज ने सामने से कह दिया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब वो पुलिस सब इंस्पेक्टर को डांट दिया था उसने। तो उस बारे में जो हमारा सिस्टम वहाँ पे कमजोर, देखिए सिस्टम में कौन है, सिस्टम में इंसान ही है, सिस्टम में आप और मैं जैसे लोग हैं। जब हम सरकार के बारे में सोचते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचते हैं तो वो बिल्डिंग और कुर्सी और टेबल थोड़ी है, उसमें जो लोग हैं वो सरकार बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से चलती है और हम और आप जैसे ही लोग हैं वो। तो जाहिर है अगर वो सेंसिटाइज होंगे जैसे हम सेंसिटाइज हुए हैं, जैसे मैं सेंसिटाइज हुआ हूँ, मुझे ये लगा है कि नहीं यार जो हो रहा है अच्छा नहीं, सही नहीं हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए, वैसे उनको भी लगेगा। सरकार में भी लोग हैं जिनको लगेगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं, इसमें कुछ करना चाहिए। जाहिर है वो भी माँ और बाप है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोगों को इस बात के बारे में और एक गहरी सोच मुझे उम्मीद है कि आएगी। और बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान देश जो चल रहा है बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि और ज़्यादा लोग अच्छा काम करें इसमें, और ज़्यादा लोग जुड़ें इसमें। तो मैं हमेशा होपफुल रहता हूँ और मैं इंसान में अच्छाई ढूंढता हूँ। और हमारा प्रोग्राम का एक्चुअली मकसद ये नहीं है कि हम किसी एक आदमी को हम विलेन बनाएं कि भैया ये कर रहा है उसको पकड़ लो तो सब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम चाह रहे हैं कि कानून अपना काम करे, सख्ती से काम करे, लेकिन मेन जो इसका सोल्यूशन है वो, मतलब ये कन्या भ्रूण हत्या कौन कर रहा है? जापान के लोग तो नहीं आके कर रहे हैं ना इंडिया में, वो तो हम ही तो कर रहे हैं। इतनी संख्या में जो हो रहा है वो तो हम ही कर रहे हैं। तो हम सिर्फ डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। डॉक्टर्स गलत कर रहे हैं, जो भी कानून तोड़ रहा है वो गलत कर रहा है, डॉक्टर भी गलत कर रहा है और सारे डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो कम डॉक्टर ऐसा जो कर रहे हैं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम उस पर धकेल के हम इसको हटा नहीं सकते। पहले हमको सोचना है कि हम कर रहे हैं भाई, तो इतने सारे हिंदुस्तानी ऐसा कर रहे हैं तभी तो ये हो रहा है। तो पहले हम अपने आप को बदलें। डॉक्टर के पास केस ही नहीं जाएगा कन्या भ्रूण हत्या का, वो करेगा क्या? डॉक्टर तो तब करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन जब हम जाएंगे उसके पास, पूछेंगे कि भैया बताओ मेरे पेट में जो बच्चा है लड़का है लड़की बताओ। हम ये सवाल ही नहीं पूछेंगे तो वो कानून कैसे तोड़ेगा? तो सबसे पहले मैं दोबारा इसमें आ रहा हूँ, सबसे पहले हमें अंदर झांकना है। सबसे बड़ा बदलाव आप अपने अंदर ला सकते हैं और ये सबसे बड़ा बदलाव है। और आज हमारे शो के बाद हमें बहुत सारे, मैं यूट्यूब पे वो मैसेज छोड़ते हैं लोग, और तो इतने इमोशनल मैसेजेस आए हैं। एक आदमी का मैसेज आया कि मैं अपनी वाइफ से मैंने कहा था, बेचारी उसका एक मिसकैरेज हो गया था, उसका नाम मुझे नहीं पता, और उसको भी बच्चा होने वाला, तो मैंने उसको कहा मुझे लड़का ही चाहिए। और आपका शो मैंने देखा और आपका शो देखने के बाद मैं रोया और मैंने उससे माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि मुझे लड़का लड़की, मुझे मतलब आप खुश चाहिए। देखिए औरत जो होती है जब वो
प्रेग्नेंट होती है, जब उसको बच्चा होने वाला होता है, तो उसे हमें लाइक अ क्वीन ट्रीट करना चाहिए, रानी की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वाकई वो बड़ी स्पेशल है। वो उस वक्त भगवान या खुदा के बहुत करीब है। ये कुदरत का करिश्मा है, और वो इतने नजदीक हो जाती है कुदरत के और उस करिश्मे के कि उसमें वो शामिल हो जाती है। वो वाकई बहुत स्पेशल दौर से गुजर रही है, और उस वक्त हम उसको ये महसूस कराएं कि तुम में कोई कमी है या तुमने कोई चीज फेल कर दी, कि तुम्हारे पेट में बच्ची है बच्चा नहीं, लड़की है लड़का नहीं, बड़ी शर्म की बात है। और कमाल की बात यह है कि बच्ची पेट में लड़की है या लड़का है, ये तो मर्द का बीज तय करता है। तो मतलब हर एंगल से इसको देखें तो हम गलत हैं, कोई भी एंगल से देखें तो हम सही नहीं, हर एंगल से हम गलत हैं। तो उस वक्त हम माँ को ये स्पेशल फील कराएं कि यार उसको लगे, और वाकई वो उस वक्त स्पेशल है। उस वक्त हम उसको छोटा महसूस कराते हैं, उसकी गलती है ऐसा उसको महसूस कराते हैं। कितनी अजीब बात है। वो जब एक औरत पेट से होती है तो वो भगवान के, अल्लाह के बहुत करीब होती है। अगर हमें जरा भी समझ है तो हम उस वक्त उसको इतनी इज्जत देंगे, इतना प्यार देंगे, और नेचर को उस तरीके से हम इज्जत देंगे। मर्द तो बच्चा पे पैदा नहीं कर सकता, औरत ही बच्चा पैदा कर सकती है। जो इंसानियत है वो आगे ही नहीं बढ़ेगी अगर औरत नहीं होगी। औरत को अब हटा दें तो माँ चली जाएगी, बेटी तो आप हटा ही रहे हैं, उसको अब बेटी नहीं चाहते तो बेटी के साथ माँ भी जाएगी, बहन भी जाएगी, भाभी भी जाएगी, पत्नी भी जाएगी, दादी भी, नानी भी जाएगी। तो आप एक लड़की को हटाएं तो उसमें पूरे इक्वेशन में इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। शो के दौरान आपने काफी लोगों को इमोशनल किया। एक वाकया मैं बता रहा हूँ कि आज स्पेशली जो आमिर खान के लिए एक क्रिकेट का ग्राउंड जहाँ पे स्क्रीन लगाया गया और 3000 लोगों ने बैठ करके इस प्रोग्राम को अच्छा, दे ऑल वाज क्राइंग ऑन द कैमरा। कहाँ पे, ये कहाँ पे है? ये गोरेगांव में। गोरेगांव में, अच्छा के पास ये हुआ है जहाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। दूसरा सवाल ये है सबसे कि शो की टीआरपी वो तय करती है कि ये प्रोग्राम कितना चलेगा नहीं चलेगा जी। दूसरी चीज कि हम अर्बन क्लास को अवेयर करते हैं कि देखो ये चीजें हो रही है, टेलीविजन चल रहा, आप देखो और इससे आप जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हो आप करो जी। लेकिन कई ऐसी जगह रूरल एरिया है जहाँ पे बिजली भी नहीं होती है। जी हाँ, वहाँ पे उन लोगों को रिपीट नहीं किया जाता है कि ऐसी भी चीजें होती है, उनको मालूम है कि वो लोग कर रहे हैं, वो ऐसा करते भी नहीं है। जहाँ देखिए मैं आपको बताऊं, कन्या भ्रूण हत्या कहाँ नहीं हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। आदिवासी ये नहीं करते। हमारी रिसर्च में ये सामने आया है कि आदिवासी कन्या भ्रूण हत्या नहीं करते। रेशियो कम है तो वो भी करते हैं। देखिए बहुत अब शुरू हो गया, क्योंकि वो शहरी लोगों का देखा देखी, शहरी लोगों का देखा देखी अब थोड़ा बहुत कुछ इलाकों में शुरू हुआ है। लेकिन तो अगर आप उन तक पहुंचने की जो बात कर रहे हैं तो जाहिर है टीवी का माध्यम बहुत बड़ा है, हर जगह पहुंचता है। लेकिन अब भी कोई कुछ जगह ऐसी हैं जहां, जैसे आपने बताया, टीवी नहीं है, बिजली नहीं है, तो हम न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स मेरे आएंगे इस अगले 3 महीने में। हर हफ्ते में आर्टिकल्स लिखूंगा हर मुद्दे पर, और रेडियो पर भी आऊंगा, ऑल इंडिया रेडियो पर भी आऊंगा, अलग अलग रेडियो चैनल्स पे भी आऊंगा। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं कि हर प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है हमारे लिए उसका मैं इस्तेमाल करूं, ताकि ये सारे मुद्दे जो है लोगों के सामने आए। हर हफ्ते नया मुद्दा होगा। अच्छा, आप पूछेंगे अभी अगले हफ्ते कौन सा मुद्दा है, वो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, एक मिनट, वो मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि ये सस्पेंस रहे और आप लोग हर संडे जब टीवी ऑन करके बैठे तब आपको पता चले कि मैं आज किस चीज के बारे में बात करूंगा। वो मैं खोलना नहीं चाह रहा हूँ। औरत भी खुद इस चीज में साथ देती, जैसे एक सास रहती है, वो खुद एक औरत है, बट देन व्हेनेवर इट कम्स फॉर अ चाइल्ड, क्योंकि ये सामाजिक प्रेशर आता है। होता क्या है मैं बताऊं, देखिए क्या वजह है लोग कन्या भ्रूण हत्या क्यों करते हैं, क्या क्या वजह। एक वजह है जो हमको समझ में आई है, लोग कहते हैं कि डाउरी देनी पड़ती है, लड़की होती है तो फिर बड़ी होगी, शादी होगी, डाउरी देनी पड़ेगी, या कन्यादान, लड़की नहीं अपना क्या कहते हैं वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ये कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वंश आगे नहीं बढ़ेगा, और कुछ लोग कहते हैं कि जो अंतिम संस्कार है वो लड़की नहीं कर सकती। अब मेरा ये मानना है कि देखिए जो चीजें हम लोगों ने इंसानों ने ये कस्टम्स बनाए हैं,
कि शादी के वक्त लड़की वाले जो है दहेज देंगे। ये किसने बनाया? बच्चियों ने तो नहीं बनाया, हमने बनाया है, ये समाज ने ये तौर तरीके बनाए हैं। अब ये गलत तरीका है। अगर आप मतलब दहेज के खिलाफ, दहेज की वजह से आप बेटी को मार रहे हैं, ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आई मुझे। मतलब अव्वल दर्जे की बेवकूफी है कि दहेज की वजह से आप बेटी को मार रहे हैं। आप दहेज को मारिए, आप दहेज की प्रथा को खत्म करिए समाज से, उसके लिए आप कोशिश करिए। बच्ची को क्यों मार रहे हैं आप? उसके लिए जो गलत चीज है दहेज, उसको तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं और बच्ची को मार रहे हैं। या अंतिम संस्कार कहते हैं कि लड़की नहीं कर सकती। मैं बहुत सारी लड़कियों को मिला हूं जिन्होंने अंतिम संस्कार किया है अपने नजदीकी लोगों को। हाँ, सुषमा स्वराज जी ने किया है। देखिए, सुषमा स्वराज जी ने अंतिम संस्कार किया, तो औरतें क्यों नहीं कर सकती? हमारे सामने उदाहरण है कि औरतें करती हैं। वंश आगे नहीं चलेगा भैया, वंश औरतों से ही आगे चलता है। औरत ही बच्चा पैदा कर सकती है, उसके बगैर तो आपका वंश वहीं खत्म हो जाएगा। कौन से वंश की बात कर रहे हैं आप? वंश तो औरत से ही आगे बढ़ता है, मर्द से थोड़ी आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमारी गलत सोच है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो कोई भी वजह जो है बच्ची को मारने की, कोई भी वजह सही नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी वजह? औरतें खुद भी, अब औरतें भैया, औरतें भी तो समाज का हिस्सा है। औरतों को भी हम ही टेंशन देते हैं उनको। ये सारी जो सोच है समाज की, उसका इतना बोझ बन जाता है हम सब पर, और जाहिर उसका बोझ औरतों पे ही पड़ता है। तो औरतें भी फिर उसी लपेट में आ जाती हैं, उसी सोच में वो भी बह जाती हैं, उस डर से वो भी अजीब अजीब चीजें करने लगती हैं। बेटे की चाहत में लोग, मतलब ऐसी क्या बात है मर्दों में? मैं सोचता हूँ 2 मिनट बैठ के कि यार ऐसी क्या बात है मर्दों में कि इतने खास हो गए हम यार, हद हो गई। इतना क्या फर्क है? आप देखिए, आप में और इनमें क्या फर्क है मुझे बताइए। मतलब ये जरा खूबसूरत है आपसे, और कुछ नहीं। तो नहीं, मैं ये पॉइंट तो मैं पॉइंट तो खत्म कर लूं कि यार ये ऐसी क्या सोच है हमने। तो हमें ये 2 मिनट सोचना चाहिए कि ये सोच क्या सोच है। अच्छी सोच है ये, हमको ये शोभा देती है। इतना इज्जतदार देश है हमारा, ये सोच हमें शोभा देती है कि लड़की है तो हमको नहीं चाहिए, हम उसको मार देंगे। आज का एपिसोड देखने के बाद लोगों का कहना है कि टीवी जो है वो अब सिर्फ इडियट बॉक्स बनकर नहीं रह गया। तो इस कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से? मुझे खुशी है, लोगों को शो पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक ही शो है जो अच्छा है टीवी पे। मुझे लगता है टीवी पे बहुत सारे शोज हैं अच्छे आते हैं। जैसे आपने बताया था जिंदगी लाइव अच्छा शो आता है, ऐसे बहुत सारे शोज हैं। मैं कम देखता हूँ टीवी, तो शायद मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन यकीनन अच्छे शोज भी आते हैं टीवी पर। आपके न्यूज चैनल्स में आप लोग अलग अलग चीजों पे खुलासा करते हैं, जो अहम सामाजिक चीजें हैं उन पे आप खुलासा करते हैं, ये तो आप अच्छा काम करते हैं। तो ऐसी बात नहीं, अच्छा काम हो रहा है टीवी। आपको लगता है प्रॉपर फॉलो अप होना चाहिए स्टोरी का, तभी जाके ये फॉलो अप ही तो है जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, ये फॉलो अप है। आज ये मुद्दा गर्म है, इतना लोगों को जानकारी है इस शो के बाद, पहले भी था, लेकिन धीरे 4 दिन 5 दिन बाद वापस वही हो जाता है, लोगों की सोच नहीं बदलती। तो उसके लिए क्या? देखिए हमारी कोशिश है कि ये इसका असर दिल पे लगे। आज हमने एक फिल्म बनाई थी तारे ज़मीं पर, इसको करीबन 5 साल हो गए इस बात को, लेकिन उस फिल्म का असर आज भी है, बच्चों पे उसका असर आज भी है, माँ बाप पे असर आज भी है, एजुकेशन सिस्टम पे, टीचर्स जो हैं उसका सब पे असर आज भी है। तो मुझे लगता है कि आप अगर 3 इडियट्स देख लें, इस चीज को 3 साल हो गए, उसका भी अच्छा असर आया। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों का असर लंबा रहता है, ऐसी बात नहीं कि लंबा नहीं रहता। और एक दफा आपकी सोच अंदर से वाकई दिल के मतलब गहराई से बदल जाती है, तो फिर आप क्यों इस दोबारा ये करेंगे? जो इंसान आज टीवी देख के कहता है कि यार ये आमिर जी ने जो कहा सही कहा, मैं नहीं करूंगा आज के बाद, तो 10 साल के बाद थोड़ी सी सोच बदलेगी। क्यों बदलेगी? जब उसको एक चीज एहसास हो गई, वो नहीं बदलेगा अपना मन। तो मेरी उम्मीद ये है कि अगर मेरी बात किसी को लगी है दिल पे सच्ची और उसका असर हुआ है, तो वो क्यों 2 साल के बाद कम हो जाएगा? नहीं कम होगा। प्रोग्राम को देख करके लोगों की जो सोच है वो बदले, लेकिन इसके बाद शो हिट होने के बाद एक और मुद्दा है कि इंडिया में करप्शन बहुत है। आए दिन आप देखते रहते हैं बड़े बड़े घोटाले, 1000 करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। आपको लगता है कि आमिर खान को इसको लेकर के भी इस संदर्भ में कुछ करना चाहिए करप्शन के खिलाफ? देखिए, करप्शन बहुत गहरा मुद्दा है और
जैसे सारे मुद्दों के साथ ये भी मुद्दा एक ऐसा है जिसमें कि हम सब शामिल हैं, और अगर करप्शन हटाना है तो एक तो कानून अच्छा आना ही चाहिए जो जिसपे इस वक्त सरकार काम कर रही है, लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि हम अपने आप को बदलें। मैं अपने आप को दोहरा रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर मैं सोच लूं कि आज से मैं कोई करप्ट काम नहीं करूंगा, मैं घूस नहीं दूंगा, मैं घूस नहीं लूंगा, और सिर्फ घूस की बात नहीं होती, करप्शन अलग अलग तरीकों से होता है। मैं अपने काम से सच्चाई करूंगा, मैं ईमानदारी दिखाऊंगा हर चीज के साथ। अगर मैं ये तय कर लूं अपने लिए, बाकी लोगों को न देखूं, तभी ये इसमें सुधार आएगा। तो आप भी आज से करप्ट ना हो, मैं भी ना हो, आप भी ना हो, तभी ये हमारे समाज से जाएगा। सिर्फ कानूनी चीजों से सोल्यूशन नहीं निकलता। अगर आपको राज्यसभा का ऑफर हो तो आप राज्यसभा में जाना पसंद करेंगे? एक तो ऑफर नहीं है मुझे, लेकिन अगर इन केस आप पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं जहां पर हूं मैं खुश हूं, और जो कुछ मैं अपने क्षेत्र के जरिए, अपने काम के जरिए जो मैं कर रहा हूं, उसमें मैं ज्यादा योगदान दे पा रहा हूं अपने समाज को, अपने भाइयों को। वहां पर रहकर मैं ज्यादा योगदान दे पा रहा हूं, ये मेरा मानना है। मैं कहीं और जाके शायद इतना कुछ न कर पाऊं। अध्यक्ष से बिल्कुल एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ गरीब महिलाओं को लालच देकर उन्हें माँ प्रेग्नेंट बनाया जाता है, तो उसमें कुछ गायनेकोलॉजिस्ट भी वो शामिल हैं, IVF का टेस्ट होता है। जी जी इस जी, पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस वक्त नहीं, उसके बारे में हम अलग कभी बात करेंगे जरूर। Big day for you because it was your TV debut. Yeah. I remember I watched it with 4 of my sisters and we were all teary-eyed. Who did you watch the show with, one? And with compliments, what were the kind of criticisms that you got for this particular show? Well, I was watching the show with the entire team who has worked towards making the show. The core team, who sat on the show discussions every day, and a few of the people from Star, Uday was there, and Nitin, and the team from Star and the core team was there. My wife was there, Azad was there. I don't know how much he understood. और कुछ हमारे नजदीक के दोस्त थे साथ में, तो हम लोग करीबन 18-20 लोग थे जो देख रहे थे। और अभी तक तो लोगों को अच्छा ही लगा है शो। अभी तक मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन पता नहीं होंगे। आप मुझे बताइए कि लोगों का क्या रिएक्शन आया। We totally loved it. Like I said, I think immediately all of us picked up our phones and sent a message for the cause that you said. जी। Message that you Yes. So we all kind of followed up on what you said, but we want to know from you, why female feticide as the opening episode? Any particular thought behind it? नहीं, जब हमने एक्चुअली हमने बहुत सारे मुद्दों की लिस्ट बनाई थी, और फिर हमने यहाँ से शुरू किया, क्योंकि हमको लगा कि ये तो बेस है यार, ममता, यहाँ से हम पैदा होते हैं, from the motherhood, everything comes from that. So how are we treating our mothers today? तो हमको लगा ये एक सही शुरुआत है। हर मुद्दा इम्पोर्टेंट है अपनी जगह पर, लेकिन ये हमको एक अच्छी शुरुआत लगी, तो हमने यहाँ से शुरू किया। घबराहट तो हमेशा होती है, मैं हमेशा नर्वस रहता हूँ, क्योंकि हमने इतने जज्बातों से, इतने प्यार से ये शो बनाया है, तो जाहिर है हमें दिल में ये बात रहती है कि लोगों को पसंद आए। और हम इस दफा तो हम बहुत ही एम्बिशियस चीज करने निकले थे, बहुत ज्यादा एम्बिशियस चीज करने निकले थे, कि हम लोगों के दिल को ऐसा छूना चाहते हैं और इतने बड़ी तादाद में करना चाहते हैं। तो दिल में तो बात रहती है कि क्या हम कामयाब होंगे नहीं होंगे। नो, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक दैट देयर आर लॉट ऑफ वेरी टैलेंटेड पीपल हु एंटरटेन अस। वो हमें एंटरटेन भी करते हैं, हमारा मनोरंजन भी करते हैं, और हमें कुछ ऐसा कुछ सीख दे के जाते हैं, या ऐसा कुछ बता के जाते हैं जिसपे हमको कुछ एक नई चीज, एक नई रोशनी पड़ती है किसी चीज पर। मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, राजकुमार हिरानी ने फिल्म बनाई थी मुन्ना भाई, और उसमें जो पार्ट 2 गांधीगिरी जो उन्होंने बनाई थी, मुन्ना भाई पार्ट 2, लगे रहो, इतनी मुझे अच्छी फिल्म लगी, उसका इतना गहरा असर हुआ मुझ पर कि एक तो उन्होंने हमको एंटरटेन किया, हंसाया, रुलाया, मजा आया हमको,
और इतनी बड़ी बात कह दी हमको, वायलेंस के खिलाफ, जो गांधी जी का जो एक मैसेज था, जो ना सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन दुनिया भर में उसका इतना गहरा असर है लोगों पर, लोगों की सोच इतनी बदली है उसके वजह से। तो इतना अच्छा उन्होंने रोशनी, अच्छे तरीके से रोशनी डाली कि उसका असर हम सब पर हुआ है। तो ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपने अपना रूल ब्रेक किया है, आप कभी अपने डायरेक्टर्स को रिपीट नहीं करते हैं। आपको लगे रहो मुन्ना भाई की मैसेज के साथ राजू ने बनाई थी, हाँ, तो आप उनके साथ दूसरी बार काम कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है कि मैं, नो दैट्स नॉट ट्रू। आई वर्कड विद मेनी डायरेक्टर्स सेकंड टाइम। मैंने इंद्र कुमार के साथ 3 फिल्में की हैं, मैंने मंसूर साहब के साथ 3 फिल्में की हैं, आशुतोष के साथ 2 फिल्में की हैं। तो मैं करता हूँ डायरेक्टर्स के साथ, मैं बार बार काम करता हूँ। वो तो ये होता है कि कौन सी कहानी मुझे कब अच्छी लगे उस पर डिपेंड होता है, और वो क्या बनाना चाह रहे हैं। कभी कभी वो भी कुछ फिल्म बनाते हैं जिसमें मेरे लिए जगह नहीं होती। तो बॉलीवुड का इम्पोर्टेंट कोई ऐसा इश्यू लगता नहीं इस वक्त तो देखिए, वो क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं वो मैं बताऊंगा नहीं आपको। आप उस तरफ बढ़ रही हैं धीरे धीरे, तो वो आप शो देखिए तो आपको पता लगेगा। हाँ, देखिए ऐसा है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वी ट्राइड अ वेरी लेवल बेस्ट टू, बिकॉज no the show is there in Karnataka also, it's not that in Hindi. Star Plus तो आप देश भर में देख सकते हैं, स्टार के 8 चैनल आ रहे हैं, डीडी आ रहा है, so that is being watched all over the country including all the states, Karnataka included. But Karnataka Association of Film and Television Association, maybe I am getting the name wrong, उनका जो एसोसिएशन है फिल्मों का, टीवी का, उनका शायद कोई रूल है जिसमें कि वो डब्ड कंटेंट अपने कन्नड़ा फिल्मों में या कन्नड़ा सीरियल टीवी पे डब्ड कंटेंट अलाउ नहीं करते, उसकी इजाज़त नहीं देते। तो इसके बारे में जब मुझे जानकारी मिली तो मैं चाह रहा था कि क्योंकि ये इतना मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट शो है, एटलीस्ट हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम हर हिंदुस्तानी तक पहुँचें और उसकी ज़बान में पहुँचें। जैसे तमिलनाडु में अगर एक महिला है जो हिंदी नहीं बोलती है, वो गाँव में रहती है या उसके घर में टीवी है, वो तमिल में देख सकती है हमारा शो। हिंदी उसको नहीं आती लेकिन वो तमिल में देखेगी और वो उन महिलाओं के बारे में सुनेगी जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, शो पर बात कर रहे हैं, लेकिन कहानी उसकी भी वही है। देखिए, जो औरत आज दिल्ली से आई है या कलकत्ता से आई है या कहीं से भी यूपी से आई है, जो भी मेरे शो पे आता है वो हमारे 13 एपिसोड्स में हर राज्य से कोई ना कोई आया है, और जब वो अपनी कहानी बताता है वो एक उदाहरण दे रहा है। हम उस औरत की कहानी आपको बता रहे हैं कि ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रहा है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है जज्बाती तौर पे वो समझने के लिए हम इस महिला से बात कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी तमिलनाडु में भी उतनी ही सच है जितनी कि कहीं और। तो कर्नाटक में भी हमारा ये कोशिश थी, तो हमने एसोसिएशन को, मैंने चिट्ठी लिखी, उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये एक अलग किस्म का शो है, कोई नॉर्मल गेम शो नहीं है, तो हम चाहेंगे कि ये कन्नड़ा जबान में भी लोग इसको देख पाएं जो लोग हिंदी नहीं समझते। ये हमारी सोच थी और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने स्टार की टीम को मीटिंग के लिए बुलाया और उन्होंने मीटिंग में कहा कि नहीं, हम आपको नहीं करने देंगे। तो फिर हमने तो उसको डब किया हुआ था कन्नड़ा में, लेकिन हम कन्नड़ा टीवी पे स्टार की जो चैनल है उस पर हम कन्नड़ा में नहीं दिखा पाए, क्योंकि उन्होंने स्टार से कहा कि हम आपको नहीं दिखाने देंगे। तो ये अब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, हम चाहते थे कि वो हर जबान में जाए। ये उनकी थिंकिंग है, अब ये कितनी सही है कितनी गलत है ये कर्नाटका के लोग तय करेंगे, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। अच्छा, मैं इज्जत करता हूँ इस बात की, क्योंकि उनकी क्या सोच है जो मुझे समझ में आई है कि वो अपनी जबान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज है, जो अच्छी बात है, उसमें गलत बात नहीं है। आप कन्नड़ा जबान को जरूर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं भी आज मराठी इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे राज्य की भाषा है और हमें उसे और
स्प्रेड करना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये नहीं है कि मैं उनकी ज़बान से लोगों को हटाऊं, बल्कि मैं उनकी ज़बान में पहुंचना चाह रहा हूं। ये मेरी सोच थी। In the promos we have seen, like, you were traveling across all places inside the country. So will the show restricted only to the studio, or do we see you in the future episodes traveling to other places and talking to people there itself? As you saw in today's show, I am in the studio, but I am talking to people from different places. They are coming to talk to me, and then sometimes I am also connecting. Like today, I connected with those boys from Kurukshetra via 3G link. So I connect with different parts of the country also, often via 3G link, and often my team goes there to meet people, and we do stories on ground also. आमिर क्या आपको लगता है कि आपके इंडस्ट्री के दोस्तों को भी ऐसे अवेयरनेस स्प्रेड करने चाहिए rather than doing those game shows and entertaining? नहीं, ऐसा मत कहिए, क्योंकि हर आदमी को अपना जो अच्छा लगता है उसको करना चाहिए। इसमें कोई गेम शोज भी अच्छे होते हैं, मुझे लगता है गेम शोज भी मुझे देख के बड़ा मजा आता है, ऐसी बात नहीं। हर किस्म का मनोरंजन होना चाहिए टीवी पे, सिर्फ एक किस्म का हो ऐसी बात नहीं है। आमिर साहब, आपने ममता से शुरू किया है, माँ से शुरू किया, अभी मदर्स डे भी आ रहा है। कब है मदर्स डे? 8 मई को है मदर्स डे। श्योर? 13th को है। तो सर आज के दिन अम्मी का तो मैसेज आप तक पहुंच गया, आप क्या विश देना चाहेंगे अम्मी को? गाने के रूप में अगर आप नहीं, मैं मुझे गाना गिलाया, देखिए नहीं, 2 लाइनें बनती हैं सर ममता। नहीं, अम्मी को मैं यही कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि अम्मी आपको शो अच्छा लगा, आपका मैसेज मिला मुझे। वैसे तो मैं आपको फ़ोन पे ही बोल दूंगा, लेकिन अब मुझे पूछ रहे हैं मीडिया वाले, तो मैं गाना तो नहीं गाऊंगा, लेकिन सिर्फ अम्मी को नहीं, मैं सारी माँओं को ये कहना चाहूँगा कि ममता एक बहुत ही ख़ास चीज़ होती है, और जब एक औरत माँ बनती है तो वो, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, जब एक औरत माँ बनती है तब वो वाकई खुदा के या भगवान के बहुत करीब आ जाती है उस वक्त, और हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, और उस वक्त हमें उनको बहुत इज्जत और प्यार देना चाहिए, और हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। और मेरे दिल में सभी माँओं के लिए बहुत प्रेम है, आदर है, और ख़ास तौर से उन माँओं के लिए जिन्होंने कभी कभी बावजूद इसके कि उन पर प्रेशर पड़ा हो, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया और अपनी बेटियों की देखभाल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए खास मेरे दिल में एक इज्जत और प्यार है। अभी मैं आखिरी क्वेश्चन में लूँगा। आपसे प्रेरित होकर हमारे चैनल ने आज शाम को कैंडल मार्च निकालने का सोचा है। अच्छा, राजस्थान में। अच्छा। और साथ में वहाँ पर जो काफी सारे डॉक्टर हैं, जी, उनको भी एक शपथ दिलाई जाएगी कि मतलब आप ये ना करें, आइंदा ऐसा ना करें, सामने अगर हो रहा है तो उसको भी स्टॉप करें। जी। इस बारे में आपको क्या? नहीं, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि ये कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज हो रही है, और मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ ये सुन के कि इसका इतना अच्छा असर हुआ है लोगों पर, कि वो मुझे क्या मतलब, हम एक दूसरे को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और जो डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे यही कह सकता हूँ कि ऐसा ना करें आइंदा। आप इतने अच्छे प्रोफेशन में हैं, आप जिंदगी देते हैं, और जो शपथ हर डॉक्टर लेता है डॉक्टर बनने से पहले, उसको हमेशा याद रखें, और हमारे दिल में हमेशा इज्जत है डॉक्टरों के लिए। हम हमारे हेल्थ के लिए उन पे ही, हम तो भगवान का दूसरा रूप मानते हैं डॉक्टर्स को। तो ये अच्छी बात है कि आप राजस्थान में ये रैली निकल रही है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये सुन के। देखिए, ये चीज़ वो हमारे दिलों से हमको ये निकालना है। हमारे शो में हम किसी को विलन नहीं बनाना चाह रहे। विलन कौन है? हम ही कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। विलन कोई नहीं है। हमको सोचना है कि यार हम क्या करें, आगे कैसे बढ़ें, और प्यार से ही आप हर चीज का सल्यूशन निकाल सकते हैं। प्यार मोहब्बत से ही। अगर कल को मुझसे कोई गलती हो भी रही है तो अगर मैं उस चीज को समझ लूं तो ये अच्छी बात है, और मुझे आप प्यार से समझाएंगे तो मैं समझ लूंगा, डांट के समझाएंगे तो फिर मैं झगड़ा करूंगा। तो मुझे प्यार से लोगों से कहना है, मैं ये जिस जज्बात से मैं इस सफर पे निकला हूं वो प्यार का जज्बात है।
मैं मोहब्बत से और प्यार से निकला हूँ। और इस बात की भनक आपको मेरे थीम सॉन्ग में मिली होगी, जो एक लव सॉन्ग है, कि मैं प्यार की भावना से निकला हूँ, किसी से झगड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सबकी जिंदगी बेहतर हो, या कभी कभी हम किसी चीज़ों का हमें सोल्यूशन ना भी मिले, हो सकता है हमें कोई ऐसा मुद्दा सामने आए कि हम खुद सोचें कि यार इससे कैसे हम निकलें, लेकिन हम सभी साथ में इसके बारे में सोचेंगे, कुछ ना कुछ निकलेगा। तो ये सफ़र मेरे अकेले का नहीं, हम सब का साथ का सफ़र। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Everybody was crying on the television. कहाँ हुआ ये? गोरेगांव हाँ, उससे पहले मोतीलाल नगर आता है, वहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे। अच्छा। I was there at the time. तो दिन में, लेकिन वो सूरज में क्या दिखेगा, मतलब इतने? नहीं, वो स्क्रीन जो है ना, एक शेड में रखा गया था उसको। अच्छा। वहाँ पे लोगों ने देखा है। तो अच्छा, क्वालिटी अच्छी था, क्वालिटी अच्छी थी इसकी, और लोगों को पर असर हो रहा था उसका। मुंबई में हैपेंड समथिंग I mean, today's everybody talking about this show. और मैं आपको बताऊं कि स्टार ने, क्योंकि कई गांव हैं, जैसे आप पूछ रहे थे, मुझे कौन पूछ रहा था कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हाँ, मैंने I was asked तो this. कई गांव ऐसे हैं जहां पे स्टार ने स्क्रीन लगवाए हैं और आसपास के गांवों को कलेक्ट करके दिखाया है। तो हम हर कोशिश कर रहे हैं हर जगह तक पहुंचने की। आमिर, माँ ने एक बात कही मैंने कि दहेज एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से ज्यादातर कोशिशें की जाती हैं। अगर वो एक चीज अगर रुके तो फिर इसे अपने आप बढ़ावा नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये मानना है। अगला मुद्दा वही है ना। लेकिन लोगों का सरकार ने लीक करा दिया सर पहले। नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन सा। सर आप बताते नहीं। गेम शोज एज यू सेड लाइक ये गेम शोज आर आल्सो गुड। अभी तो इस वक्त लेकिन आमिर लोग स्पेकुलेशन ये था कि आमिर खुद जाएंगे रूरल एरिया में जहाँ पे लोग से इंटरेक्ट करेंगे, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो शो इज अबाउट दैट। तो लोगों ने कुछ अलग ही पाया कि आमिर, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं फिजिकली जाऊं या इमोशनली जाऊं, एक ही बात है। क्योंकि हम चाह भी रहते कि उसका एक फॉर्मेट हो, वो फॉर्मेट मतलब उसका क्या कहते हैं, जो नैरेटिव है एपिसोड का, वो स्मूथ और टाइट हो। करेक्ट। तो मैं वो जरिया हूँ जिसके जरिए से आप ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, मैं तो सुन रहा हूँ लोगों की बात। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, और मेरे जरिए, मतलब मेरे जरिए ये चीज़ें लोगों तक पहुँच रही हैं। तो मैं मतलब हर जगह, वैसे तो मैं ट्रैवल किया हूँ, हर जगह मैं ट्रैवल करके आया हूँ, लेकिन उसको हमने शूटिंग में इंक्लूड नहीं किया। अच्छा। हमारे रिसर्च में हम हर जगह गए हैं और हर राज्य के हर कोने कोने से लोगों को हम मिले हैं। पर मेकिंग में कुछ इंक्लूड हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, वो जो इतना, ये अगर मैं शो नहीं करता तो इतने सारे लोगों से मैं मिल नहीं पाता। अभी तो ये पहला एपिसोड आप देखिए, आगे आप देखो बताइए क्या चीजें हैं। तो उसमें बहुत फुटेज, इतना फुटेज है कि आप घबरा जाएंगे देख के। हमारे एडिटर्स को तो नाइटमेयर होता है। वो आमतौर पे उस बंदे ने मुझे बोला, मैंने 100 के ऊपर टीवी शोज किए, एडिटिंग की, क्योंकि ये एक जो मैं शो कर रहा हूँ वो दूसरे 100 शो के बराबर है। इतना फुटेज आप मुझे देते हैं। आमिर का शो है तो कंटिन्यू आमिर क्या रोते हुए दिखेंगे अगले शो में सारे? एक्चुअली अभी तो आपने जो देखा है, अभी जो आपने शो में जो मैं थोड़ा बहुत रोया हूँ, ये तो हमने एडिटिंग की। मतलब ये इस शो के जो पहला एपिसोड है, इसमें 3 दफा तो मैं रुक गया था। मैं मैं इतना रो रहा था कि मैं आगे नहीं बोल नहीं पा रहा था, तो मुझे रुकना पड़ा। बाकायदा 10-15 मिनट सब लोग रुके, मुझे फिर पानी वानी पिलाया गया, आंसू पहुँच गया, फिर मैं आगे वहीं से हम लोग ने जहाँ पे रुका था वहीं से आगे कंटिन्यू किया। ऐसे तो कई दफा हुआ है, और उसको तो हमने एडिटिंग में निकाल दिया। अच्छा नहीं लगता मैं इतना रो रहा हूँ। Not at people, no, not at people. You get frustrated and you feel sad. Not angry at anyone. Not through this. We were discussing this point. I felt I should go and punch that guy who kind of bit his own wife at a point. The second lady who came. I know we feel upset and angry also, but at that point my strongest emotion was not anger. My strongest emotion was I was feeling bad for him. Sadness. मतलब this is pity actually. So like pity और बॉलीवुड वगैरह से बाकी लोगों के क्या? And ये जो लोग आए हैं हमारे शो पे, उन्होंने इतने अपनी जज्बाती चीज़ें हमारे साथ बांटी हैं, ये उनका बड़प्पन है कि ये उन्होंने कभी कभी बहुत ही
नाजुक चीज़ें हमारे साथ बांटी हैं इस शो के दौरान, जो बड़ा मुश्किल होता है करने के लिए, लेकिन जिस जज्बात से उन्होंने ये किया है मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि इससे मेरे हिसाब से हम सबको सीखने का मौका मिलता है। इसी से तो हम सीख रहे हैं कि भैया हो क्या रहा है। हम जब बात करेंगे, ये बातें हमारे सामने आएंगी तो ही मैं समझूंगा कि अरे क्या हो रहा है। अभी मर्दों को एहसास नहीं होता कि औरतों पे क्या होता है। मर्द को भी ना तो कभी प्रेग्नेंट हुए, ना उनको कभी अबॉर्शन करना पड़ा, तो उनको लगता है कि इतना क्या बोल रहे हो यार, अबॉर्शन करने में क्या होता है, ऐसा उनको फील होता है। और सर ये भी यार ठीक है यार, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास हम भी जाते हैं, चलो ऑपरेशन, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। और ये जो करेक्ट, ये नहीं है। हमें जज्बाती तौर पे औरत पे इतना गहरा असर पड़ता है, मानसिक तौर पे और इमोशनली जज्बाती तौर पे बहुत गहरा असर पड़ता है, फिजिकली भी असर पड़ता है, बहुत भयंकर असर पड़ता है। हम लोगों को आइडिया नहीं है, हमको लगता है ठीक है। आज आप सो पाएंगे सर? लेबर रूम में आज आपको इतने दिनों के बाद आप होगा सर, होगा। बता देंगे तो मजा नहीं आएगा ना आगे वाले साल। I don't want to take away your joy of watching the show. Leave now. Thank you.